ये जेड डायनेस्टी सीरीज के सीजन 2 का एपिसोड 1 है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे जाकर देख सकते हो। तो अब सीजन 2 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक छोटे से रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जिस जगह बहुत से लोग बैठकर खाना खा रहे थे। वैसे यहाँ अभी एक बुढ़ा आदमी सभी लोगों को डेमन्स और ह्यूमंस के बीच चलते आ रही लड़ाई के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहा था जो कि सच नहीं थी, पर वहीं पास ही बैठे वही ज्योतिष और उनकी पोती भी अभी इनकी ही बात सुन रहे थे। वैसे अब 10 साल बीत चुके हैं, इसलिए अब वो भी पहले से बहुत बड़ी हो चुकी है। अब वो यहाँ उस झूठ बोल रहे आदमी को चुप करा देती है और कहती है कि तुम सभी को छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो। अब इससे यहाँ सामने बैठे उस ओल्ड मैन को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो खड़ा होकर जब ज्योतिष के पास रखे फ्लैग को देखता है तो देखकर डर जाता है और माफी मांगते हुए बैठ जाता है। अब इस तरफ वो ज्योतिष कहने लगते हैं कि तुम लोगों को असली बात पता ही नहीं है कि आखिर डेमन्स और ह्यूमंस के बीच चलती आ रही लड़ाई क्यों और कैसे रुक गई। अब ये बात वहाँ पर बैठे और भी लोगों ने सुन ली थी। इस वजह से एक आदमी उत्सुकता में उनसे पूछता है कि क्या आप हमें भी बता सकते हो कि ये लड़ाई क्यों और कैसे रुक गई। इस पर ज्योतिष कहते हैं कि ये सारी बातें जाओ फेंग से जुड़ी हुई हैं। पहले वो जाओ फेंग के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो कहते हैं कि उसके पास एक ऐसा ट्रेजर था जिसके अंदर डार्क एनर्जी और डेमनिक ऑरा था। उस वेपन को खून की प्यासी छड़ी कहना गलत नहीं होगा। हालांकि एक दिन जाओ फेंग की मुलाकात डेमन से की यंग मास्टर बाई यू से होती है, जिसके बाद सभी को ये राज पता चल चुका था कि जाओ फेंग के ट्रेजर के अंदर डेमनिक ऑरा है और अब इसी वजह से उन लोगों ने जाओ फेंग को सजा देने की प्लानिंग की थी। लेकिन बदकिस्मती से उस सेट का एक आदमी भी डेमन्स के साथ मिला हुआ था, जिस वजह से जब ये सारी चीजें हो रही थी उसी समय डेमन्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। ऐसी सिचुएशन में जब सेक्ट मास्टर को कुछ सही नहीं लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जाओ फेंग को ही खत्म कर दिया जाए, जिससे ये ट्रेजर कभी यूज ही ना किया जा पाए। लेकिन अब जब वो अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे उसी दौरान बायू सामने आ गई, जिसकी वजह से वो अटैक उसे लग जाता है। अब तभी यहाँ वो आदमी ज्योतिष से पूछता है कि इस सब के बाद बायू का क्या हुआ। इस पर वो ज्योतिष कहती है कि अब जाओ फेंग की जान बच गई थी, लेकिन इस चीज में बायू ने अपनी जान गंवा दी थी। उसे बचाने का एक ही रास्ता है, लेकिन वो रास्ता लगभग नामुमकिन सा है। अब तभी वो ही आदमी पूछता है कि फिर उसके जाओ फेंग का क्या हुआ। अब जैसे ही वो इतना कहता है तो अचानक से वहाँ पर हवा चलने लगती है और हम देखते हैं कि अभी 10 साल बाद वाला जाओ फेंग भी नाकाब पहने वहाँ बैठा हुआ था और इनकी ही बातें सुन रहा था। वैसे इसके बाद से अब असली कहानी शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है कि नियान और उसके कुछ साथी अपने डेमन क्लैन के डिसाइपल्स के साथ अभी कुछ ह्यूमन डिसाइपल से फाइट कर रहे थे। ये फाइट लगभग बराबर की थी क्योंकि वहाँ पर दोनों के ही लोग मारे जा रहे थे। लेकिन तभी नियान अपनी डेमनाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, पर उसी समय पर अचानक से कोई आकर सिर्फ अपने हाथ से ही उस टेक्निक को खत्म कर देता है, जिससे नियान की एक आंख भी फूट जाती है और नियान वही नीचे गिर जाता है। पर अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जाओ फेंग आता है और बहुत ही स्पीड में नियान के कई सारे डिसाइपल्स को एक साथ खत्म कर देता है। अब ये चीज देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत हैरान लग रहा था। वैसे यहाँ अपने कई सारे साथियों को बढ़ता हुआ देख डेमन क्लैन के कई सारे डिसाइपल सीधा आकर जाओ फेंग के सामने घुटने टेक देते हैं, जो देखने के बाद नियान और उसके साथी भी हार मान चुके थे। यहाँ पर नियान जिस ब्लड रिफाइनिंग सील को प्रोटेक्ट कर रहा था वो उसे निकालते हुए कहता है कि ये 800 साल से हमारे पास है, लेकिन अब ये तुम्हें देने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वैसे अब तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक दूसरा आदमी नियान से कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ ब्लड रिफाइनिंग हॉल को दी थी, लेकिन मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। वो कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इसे ये ट्रेजर नहीं देना चाहिए। अब ये सुनते हुए नियान उससे कहता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम कुछ कर सकते हो। अब यहाँ वो आदमी भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन अभी नियान भी समझ रहा था कि सिचुएशन क्या है। इस वजह से अब वो उस सील को उसी आदमी को देते हुए कहता है कि अगर तुम इसे बचा सकते हो तो बचा लो। वैसे अभी वो आदमी डरते हुए वहाँ से पीछे हट जा रहा था। वो अपनी तलवार जाओ फेंग की तरफ करते हुए कहता है कि मेरे करीब मत आना। वैसे वो आदमी इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, लेकिन अब जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि जाओ फेंग उसके बहुत करीब है। इस चीज से वो बहुत डर गया था। तभी जाओ फेंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन अब यहाँ पर वो आदमी कहने लगता है कि देखो
तुम मुझे मार दो, मैं तुमसे नहीं डरता, लेकिन मैं जिंदा रहते हुए ये सील तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। अब जाओ फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और तुम भी ये बात जानते हो कि तुम भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुम मुझे मारते हो तो इसके बाद डेमन किंग तुम्हें भी खत्म कर देगा। ये सुनते हुए वो आदमी और ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम आखिर सोच क्या रहे हो और तुम चाहते क्या हो। वैसे अभी तो उसके पास और कोई चारा नहीं था जाओ फैंग का साथ देने के अलावा। इस वजह से वो जाओ फैंग से बार बार पूछ रहा था कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, और अब इसके बाद वो उसके पीछे भागता है। वैसे जाओ फैंग अभी बाई यू से मिलने जा रहा था, जिस वजह से रास्ते में जब जाओ फैंग किंग यू सेक के पास से निकलता है तो यहाँ उसके स्टिक से निकलने वाली उस डेमनिक एनर्जी को वहाँ किंग यू सेक का वो गार्डियन ड्रैगन भी सेंस कर लेता है, जिस वजह से अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पानी से बाहर निकल आता है। ये देखते हुए भी क्विंग यू सेक के सभी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और घबराते हुए वो यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। पर अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो डिसाइपल्स आते हैं जिसमें से एक सीनियर ली थे। वो दोनों ही यहाँ आकर अलग अलग फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उस गार्डियन ड्रैगन को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि गार्डियन ड्रैगन की पार के सामने उनके ये फॉर्मेशन नहीं टिक पाते, पर उसी समय वहाँ पर सीनियर लू भी आ जाती है। सीनियर लू पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और साथ ही पावरफुल भी। वो यहाँ पर अपनी तलवार निकालते हुए कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करती है और बहुत जल्द उस गार्डियन ड्रैगन को शांत करवाने में कामयाब हो जाती है। वैसे इसके बाद अब वो गार्डियन ड्रैगन वहाँ से चला गया था। अब जब सीनियर लू वहाँ नीचे आती है तो यहाँ सीनियर ली उससे कह रहे थे कि ना जाने आज गार्डियन ड्रैगन को क्या हो गया था, वो हमेशा से तो ऐसा गुस्सा नहीं करते थे। वैसे यहाँ अभी सीनियर लू भी थोड़ी सी हैरान लग रही थी क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम उसी गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर बाई यू की बॉडी को रखा गया है। वैसे अभी जाओ फैंग यहाँ डेमन किंग से मिलने के लिए आया था क्योंकि डेमन किंग उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहे थे। वैसे अब जाओ फैंग यहाँ आकर बाई यू से कहता है कि बाई यू मैं फिर से आ गया। वो बताता है कि वो उसके फादर मतलब डेमन किंग के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे कि वो बाईयू से मिल सके और किसी तरह से उस खास सेक्टर को ढूंढ सके जहाँ से बाईयू को बचाया जा सकता है। वैसे जाओ फैंग भी बहुत दुखी था, साथ ही वो दुखी होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। वैसे अब वो ये भी कहने लगता है कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो ये बात मुझसे भी ज्यादा अच्छे से याद होगी। वो ये कह रहा था कि सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी पहले की तरह नहीं रहा, बस सेम हो तो तुम। वैसे वो यहाँ पर कितनी भी बातें करे लेकिन बाईयू उनका जवाब नहीं देने वाली, पर फिर भी उसे भरोसा था कि बाईयू शायद उसकी बातें सुन रही होगी। इसके बाद अब हम वहाँ उसी गुफा के बाहर देखते हैं कि अभी बाईयू की वो आंटी उनकी बातें सुन रही थी। वैसे उसका ध्यान उन बातों पर नहीं था। अब तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इस आंट से कहता है कि सेक्ट लीडर तुम्हें बुला रहे हैं। वैसे यहाँ बाईयू की आंटी उससे कहती है कि जाओ फैंग जब भी यहाँ पर आता है वो हमेशा बाईयू से जरूर मिलने के लिए आता है। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, भले ही वो बाईयू को पसंद करता है लेकिन सेक्ट लीडर भी उससे संभल कर बात करते हैं क्योंकि उनका भी यही मानना है कि अभी भी जाओ फैंग के अंदर डेमंस के खिलाफ हेट्रेड भरी हुई है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिंगयू को देखते हैं जो कि इस वक्त टेंपल के बाहर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसकी तरफ कोई जलती हुई मोमबत्ती फेंकता है और अब जिंगयू इसके लिए ऑलरेडी पूरी तरह से तैयार था। इस वजह से वो बिना देखे ही उस मोमबत्ती को बीच से कट कर देता है, लेकिन अब जब वो मुड़ता है तभी एक और जलती हुई मोमबत्ती उसकी तरफ आ रही थी। वो उस मोमबत्ती के भी कई सारे टुकड़े करते हुए वहाँ पर आसपास लगी हुई लैंटर्न को जला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मोमबत्ती अभी उस टेम्पल के वो मॉन्क फेंक रहे थे। यहाँ जिंगयू आगे आते हुए तुरंत ही अपना हाथ जोड़ लेता है। अब तभी वो ओल्ड मॉन्क उससे कहते हैं कि तुम तलवार चलाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो चुके हो, इसका मतलब अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वैसे वो ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मुझे खबर मिली है कि क्विंगियो सेक्टर में कुछ बड़ा होने वाला है, जिस वजह से अभी यंग जनरेशन के सभी डिसाइपल्स को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। मेरे हिसाब से तुम्हें भी वहीं जाना चाहिए।
अब यहाँ ओल्ड मॉन्क को छोड़कर जाने की बात से जिंग्यू थोड़ा सा उदास हो गया था, पर इस पर ओल्ड मैन जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि तुम बेमतलब का ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो। वैसे अब जिंग्यू तुरंत ही अपने घुटनों पर आता है और उनसे कहता है कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसके लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी तलवार जब भी उठेगी किसी डेमन को खत्म करने के लिए ही उठेगी। आपने मुझे जो भी कुछ सिखाया और समझाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना कहते हुए अब जिंग्यू वहाँ से चला जाता है। वैसे अब हम देखते हैं कि अब वो ओल्ड मॉन्क फिर से वहाँ मोमबत्ती जला रहे थे, लेकिन उसी समय वहाँ पर क्विंग्यू सेक्टर के लीडर आते हैं। अभी ओल्ड मॉन्क उनसे कह रहे थे कि मरने से पहले मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। इस पर सेक्टर लीडर कहते हैं कि आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। 10 साल पहले मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसे भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन है। वैसे अभी ओल्ड मॉन्क थैंक यू इसलिए कहना चाह रहे थे क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने सेक्ट लीडर से जिंग्यू को 10 साल अपने साथ रखने की परमिशन मांगी थी, जिस पर सेक्टर लीडर ने हाँ कर दी थी। जिसके बाद 10 साल से जिंग्यू ओल्ड मॉन्क के साथ ही उसी टेम्पल में रह रहा है। वैसे अब इसके बाद हम डेमन सेक्ट के लीडर मतलब डेमन किंग को देखते हैं। यहाँ डेमन किंग ने अभी जाओ फैंग को अपने पास बुलाया हुआ था ये बात बताने के लिए कि शायद क्विंग्यू सेक्ट को किसी खास ट्रेजर के बारे में पता चला है जो कि वेस्टर्न स्वैम्प के आसपास है, और इसी वजह से वो वहाँ के लिए टीम बनाकर निकलने वाले हैं। भी डेमन किंग का सोचना था कि वो भी अपने लोगों को मिलाकर उन इंसानों पर हमला कर दे, लेकिन अब यहाँ पर जाओ फैंग कहता है कि हमें भी अभी हमला नहीं करना चाहिए। जाओ फैंग के हिसाब से शेन फैंग वाले जरूर किसी दूसरे सेक्ट के साथ भी हाथ मिलाएंगे, इसलिए हमें बस उस समय का इंतजार करना है क्योंकि अभी तो हमें पता भी नहीं है कि हमारी लड़ाई किससे होगी। अब ये सुनकर डेमन किंग हैरान था। एक तरफ से देखा जाए तो जाओ फैंग ने उसकी बात काटी है। वो कहता है कि कमाल है, तुम बिल्कुल वैसे ही सोचते हो जैसे मैं सोच रहा होता हूँ। इस पर जाओ फैंग कहता है कि मैं पिछले 10 साल से आपके साथ हूँ और इस दौरान मैंने आपसे कई सारी चीजें सीखी हैं, और वैसे भी आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हो। अब इस पर डेमन किंग कहने लगता है कि कमाल है कि 10 साल में तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरी तरह ही हो गई है। वैसे इसके बाद अब डेमन एम्परर वहाँ नीचे की तरफ आते हुए जाओ फैंग को एक लेटर देता है और कहता है कि मैंने कुछ लोगों से बात की है, वो तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारा साथ देंगे, इसलिए मेरे हिसाब से अब तुम्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे अब शायद ये वही जगह है जहाँ पर वो ट्रेजर है। अब जाओ फैंग तुरंत ही उस लेटर को ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी दौरान डेमन किंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम इतने समय से हमारे साथ रह रहे हो लेकिन फिर भी तुम हमें डेमन्स ही मानते हो। इस पर जाओ फैंग कहता है कि मैं 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, मैंने कई लोगों को मारते हुए देखा है और रोज रोज खून खराबा भी होते देखा है। आप ही बताइए ऐसी जगह को अच्छा कैसे कहा जा सकता है। अब इस चीज पर डेमन किंग कहते हैं कि शायद तुम भूल चुके हो कि बचपन में ही तुम खून खराबा देख चुके हो। तुम ही बताओ क्या वो लोग तुम्हारे लिए डेमन्स है। अब इस पर जाओ फैंग कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, और इतना कहते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब इसके बाद हमें क्विंग्यू सेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डिसाइपल्स आना शुरू हो गए थे। यहाँ अभी हजारों की गिनती में डिसाइपल्स आ रहे थे। जब सभी वहाँ पहुँच जाते हैं तो सेक्ट लीडर सभी को बताते हैं कि उन्हें एक खास मिस्टीरियस ट्रेजर के बारे में पता चला है जो कि वेस्टर्न स्वैम्प में है। वो कहते हैं कि कुछ अच्छे लेवल्स के डिसाइपल्स वहाँ पर जाएं क्योंकि डेमन्स भी वहाँ पर आने वाले हैं उस ट्रेजर को लेने के लिए। वो सभी से कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर उस ट्रेजर को उनके हाथ नहीं लगने देना है, और इस चीज में हमारी मदद तियानियन टेम्पल के लोग और साथ ही साथ कुछ दूसरी वैली के लोग भी करने वाले हैं। अब इसके बाद हम वहाँ बाहर देखते हैं जहाँ पर तियानियन टेम्पल के कुछ डिसाइपल्स आना शुरू हो गए थे। अंत में हमें जाओ फैंग को भी दिखाया जाता है जो कि अभी उसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। लेकिन अब इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग यहीं पर होती है।